नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ कर्मणी मौत की एक दास्तां का पार्ट 5। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो कहानी शुरू करते हैं आज की कर्मणी मौत की दास्तां पार्ट 5। दोस्तों, आगे की कहानी इस तरह से है। राहुल जब चंडी मंदिर पहुंचा, वहां पर राजशेखर अंकल और मुखिया जी चंडी मंदिर के दरवाजे पर खड़े होकर राहुल का इंतजार कर रहे थे। राहुल के वहां पहुंचते ही वे दोनों झट से मंदिर से बाहर आए। वे दोनों काफी सहमे हुए नजर आ रहे थे। राहुल के कार के करीब आकर थोड़ा नीचे झुककर राजशेखर अंकल ने कहा, विधि हो गई? राहुल ने कहा, हाँ। आप लोग इतने डरे हुए क्यों? आपको नहीं पता शहरी बाबू, आपके जाने के बाद पहाड़ी वाले बाबा अजीब बर्ताव करने लगे। उन्होंने मुझ पर और राजशेखर जी पर हमला भी किया। हम लोग काफ़ी डर गए और किसी तरह बचते बचाते चंडी मंदिर में जाकर छुप गए। हम दोनों ने अंदर से ही झाँक कर देखा। वह यहाँ पर आने वाले हर एक व्यक्ति को मार पीट कर भगाने लगे और अंत में जब कोई नहीं मिला तो गांव की तरफ चल दिए। मुखिया जी ने कहा, यह कैसी विपत्ति है। चलिए हम चलकर देखते हैं कि गांव में वह क्या कर रहे हैं। रात के 11 बजे यदि वह कुछ गड़बड़ कर देंगे तो हम लोग क्या करेंगे? उन्हें ढूंढना होगा। राहुल ने अपने मोबाइल की स्क्रीन क्लॉक की तरह देखते हुए कहा। तभी राजशेखर अंकल की नज़र राहुल के पैरों पर पड़ी। उसकी पैंट से खून लगे हुए थे। राजशेखर अंकल ने कहा, राहुल बाबा, आपके पैरों से तो खून आ रहा है। आपको अभी अस्पताल चलना चाहिए। राजशेखर अंकल ने परेशान होते हुए कहा। राहुल बोला, अंकल मैं ठीक हूँ, पर यदि पहाड़ी वाले बाबा नहीं मिले तो पता नहीं सुबह तक क्या क्या उत्पात मचा देंगे। उनका मिलना बहुत जरूरी है। राहुल ने यह कहते हुए कार का दरवाजा खोल दिया। मुखिया जी कार में पीछे का दरवाजा खोलकर बैठ गए। राजशेखर अंकल आगे की तरफ बैठ गए। इसके बाद राहुल ने स्टीयरिंग के गांव की तरफ घुमाते हुए गाड़ी को स्पीड पकड़ा दी। वह लोग रात के 1 बजे तक गांव में इधर से उधर घूमते रहे, लेकिन पूरे गांव में ढूंढने के बाद भी पहाड़ी वाले बाबा कहीं नहीं मिले। राहुल ने कार को मुखिया जी के घर की तरफ मोड़ा और कहा कि अभी तो रात ज़्यादा हो गई है, हम लोग अभी आराम कर लेते हैं, कल उन्हें ढूंढ लेंगे। इसके बाद राहुल ने मुखिया जी को घर पर छोड़ा और फिर होटल की तरफ चल दिए। रास्ते में राजशेखर अंकल से पूछा, हुआ क्या था मंदिर के पास? मुझे लगता है किसी ने पहाड़ी वाले बाबा को अपने बस में कर लिया था, नहीं तो अचानक किसी का यूं ही स्वभाव बदलना मुमकिन नहीं है। राजशेखर अंकल ने अपने सामने देखते हुए कहा। राहुल ने कहा, बस मैं आप कैसे कह सकते हैं? राजशेखर अंकल बोले, मैंने खुद अपनी आंखों से इस घटना को होते हुए देखा है। आपके जाने के तुरंत बाद वह हमें कहने लगे कि आप लोग मंदिर में चले जाइए, आप सभी के लिए सही है। फिर अचानक वह जमीन पर गिर गए, मानो जैसा उनका अपने शरीर पर संतुलन ना हो। तब तक होटल आ गया। राजशेखर अंकल ने कहा, यह बातें हम बाद में करेंगे, अभी रात ज़्यादा हो चुकी है। इसके बाद राहुल ने अपना स्टड की। उसके बाद दोनों सो गए। सुबह जब राहुल सोकर उठा तो वह फ्रेश होकर सबसे पहले गांव में ही गया। गांव जाने के बाद उसने चारों तरफ काफ़ी शांति देखी। उसको लगा कि कुछ नहीं हुआ है। तब तक राजशेखर अंकल भी राहुल के पास पहुंच चुके थे। राहुल ने फिर से सवाल किया, आप कैसे जानते हैं वशीकरण के बारे में? मैंने कई किताबों में पढ़ा है, वशीकरण के बाद इंसान अचानक बदल जाता है, लेकिन वशीकरण के लिए उस इंसान के शरीर की कोई ना कोई हिस्सा तो चाहिए, अन्यथा बगैर हिस्से के कोई बड़ा तांत्रिक ही उसे वश में कर सकता है, लेकिन सिर्फ सीमित समय के लिए। तभी वहां मुखिया जी पहुंचे और उन्होंने कहा कि आज सुबह ही पहाड़ी वाले बाबा की लाश कुछ गांव वालों को मिली। वही 4 बज रहे थे। पुलिस कैसे ना हो, इसलिए हम लोगों ने इस लाश को जलाने के लिए सूर्योदय से पहले ही कब्रिस्तान ले गए, लेकिन लाश को कब्रिस्तान ले जाते ही वह एक काली भस्म में बदल गई। फिर हम लोग डर गए और उसे वैसे ही छोड़कर चले आए। राहुल ने कहा, यह क्या हुआ? यह पहली बार सुन रहा हूँ। राजशेखर अंकल ने कहा, यह उसी वशीकरण का प्रभाव है। तांत्रिक ने पहाड़ी वाले बाबा को अपने बस में
किया और उन्हें उन्हीं के हाथों मरवा दिया। साझा करें। मुखिया जी बोले, हाँ, पोस्टमास्टर साहब भी यही कह रहे थे, गांव वाले परेशान ना हो इसलिए मैं उन्हें चुप करवा दिया। पोस्टमास्टर साहब, वे कौन हैं? राहुल ने पूछा। मुखिया जी ने कहा, यह हमारे गांव के डाकिया हैं। वह पहाड़ी वाले बाबा के बचपन के मित्र थे। राहुल ने कहा, आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? कहाँ मिलेंगे वैसे हमें ये पोस्टमास्टर साहब? क्या इनके घर ले चलेंगे हमें? मुखिया जी ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल चलते हैं, शायद उनसे कुछ ज़्यादा पता लग जाए। लेकिन वह तो अभी पोस्ट ऑफिस में हैं। पीछे सामदेव अंकल खड़े थे। उन्होंने कहा, मुखिया जी यदि आप मेरी एक बात मानो तो मैं आपको बताऊंगा। मैं कल शाम को कॉटेज के बाहर पहरेदारी करके बस आ रहा था, फिर तभी यह साहब कॉटेज के पास आए और कुछ तंत्र क्रिया किया। उसके बाद वह बिना डरे कर्मणी कॉटेज में एक झोले के साथ घुस गए। फिर वहां से ये काफ़ी देर बाद बाहर आए, लेकिन अब की बार वह झोला इनके पास नहीं था। हो ना हो इन्हीं की वजह से सब कुछ हो रहा है। सामदेव ने ही राहुल की तरफ इशारा करते हुए कहा। मुखिया जी बोले, सामदेव तुम मेरी बात सुनो, यह जो शहरी बाबू हैं, लेकिन उसी विधि की वजह से हम लोगों के गांव के जो घर गिर रहे थे वह गिरना बंद हुआ है और शहरी बाबू के कॉटेज में जाने की वजह से तुम इन्हें भूल गए हो। यह सब छोड़ो, तुम पहले पोस्टमास्टर को बुलाकर लाओ, हमें उनसे बात करनी है। हम अपने घर पर मिलेंगे, ऐसा सामदेव से कहकर मुखिया जी राहुल को अपने साथ उनके घर पर चलने के लिए कहते हैं। राहुल और राजशेखर अंकल दोनों मुखिया जी के साथ जाने लगे। रास्ते में राहुल ने बताना शुरू किया कि जब मैंने दूसरी विधि की तब मुझे पानी में एक हार दिखाई दिया था जिसमें से एक हीरा गायब था। उसमें 9 हीरे लगे हुए थे। जो कर्मणी लड़की का चेहरा आ ही रहा था कि चंदन पूरे पानी में फैल गया। कहीं नव कस्तूरी हार का क्या होता है? राहुल ने पूछा। कहाँ जोड़ रहा हूँ, यह इस युग में कहाँ संभव है? तब तक मुखिया राहुल ने कहना शुरू किया, यह कर्मणी थी कौन? अब यह तांत्रिक कौन है? पहाड़ी वाले बाबा को उसने क्यों अपने वश में किया था और उनसे उसकी क्या दुश्मनी थी? कर्मणी को लोगों का घर गिराकर क्या मिलेगा? गांव वालों से उसकी क्या दुश्मनी है? इसके सारे सवाल के जवाब अभी पता करने हैं। साथ में उसका दुश्मन जो उसे उसकी मौत के बाद भी मरवाना चाहता है, वह कौन है? वह क्यों कर्मणी को मरवाना चाहता है? रोहिणी कहाँ है? उस हार का एक हीरा कहाँ है? यह सारे सवालों का जवाब क्या मैं ढूंढ पाऊंगा? राजशेखर अंकल ने कहा कि राहुल बाबा, अब समय भी कम है। कल प्रथम चांद की रात थी। इस महीने द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी एक ही दिन है, जिस वजह से पूर्णिमा 3 दिन पहले यानी आज का दिन छोड़कर 11 दिन बाद है। मुखिया जी ने कहा, शहरी बाबू, आपको मैंने पहले ही कहा था कि कर्मणी एक रहस्य का जाल है जिसे सुलझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपने मेरी एक भी नहीं सुनी। अभी तो कई और सवाल बाकी हैं, पता नहीं आगे क्या होगा। तब तक पोस्टमास्टर साहब आ गए। उन्होंने आते ही कहा, क्या काम है मुखिया जी? मुझे कुछ चिट्ठियां पहुंचानी भी जाना है। मुखिया जी ने कहा, पोस्टमास्टर साहब, चिट्ठियां आप कल पहुंचा लीजिएगा, अभी आप शहरी बाबू के कुछ सवालों के जवाब दे दीजिए। पोस्टमास्टर ने पूछा, कौन है यह शहरी बाबू और क्या जानना चाहते हैं यह मुझसे? ऐसा सुनकर राहुल ने अपने बारे में सब कुछ पोस्टमास्टर साहब को बताया और उनके दोस्त यानी पहाड़ी वाले बाबा के साथ हुई घटना भी बताया। पोस्टमास्टर साहब ने कहा, हाँ बाबू, मैंने तो पहले ही बताया था मुखिया जी को कि यह किसी तांत्रिक के वशीकरण का असर है। राहुल ने कहा कि मैंने सुना है कि आप पहाड़ी वाले बाबा के बहुत अच्छे दोस्त थे। हाँ, मैं और आकर्षक दोनों एक ही साथ कॉलेज में पढ़ाई करते थे। तो फिर मेरी मदद कीजिए, उनके बारे में आप जो भी जानते हैं वह हमें बताइए, क्योंकि हम पहाड़ी वाले बाबा के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानते। पोस्टमास्टर साहब ने कहा कि उसके गांव छोड़कर जाने के कारण हम उसके बाबा बनने की वजह जानना चाहते हैं ना आप? हाँ, राहुल ने आशा भरी नज़रों से देखा। मास्टर साहब ने कहा, तो शहरी बाबू, मैं आपको बता दूं, आकर्षक का एक बड़ा भाई था जो उससे 1 मिनट बड़ा था। प्रिंस नाम था उसका। उसने इंटर करने के
पोस्ट बाद ही लव मैरिज कर ली थी। उसी की वजह से आकर्षक अपने कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर सन्यासी बन गया। मैं उसके बड़े भाई से तो कभी नहीं मिला, पर आकर्षक बताता था कि उसकी भाभी बहुत खूबसूरत है। हालांकि प्रिंस की शादी के कुछ दिनों बाद उसके दिमाग की हालत खराब हो गई थी। तो फिर क्या पहाड़ी वाले बाबा करमनी कॉटेज और चंडी मंदिर में नहीं जाते थे? राहुल ने पूछा। क्योंकि उसे श्राप मिला था, पोस्टमास्टर साहब जी ने कहा। कब? मुखिया जी के मुंह से अवाक ही निकल गया। किसने? राजशेखर अंकल मुखिया जी के साथ ही बोल पड़े। पोस्टमास्टर साहब ने दोनों की तरफ एक नज़र डाला और फिर वापस राहुल की तरफ मुड़कर कहने लगे, जब वह घर से गया था तो चलते चलते वह काफ़ी दूर निकल गया था। कुंभ के मेले में से आ रहे एक नाग साधु के पीछे वह कंधारों तक पहुंच गया। जिस साधु के पीछे वह गया था उस साधु ने पीछे मुड़कर देखा। पीछे आकर्षक था। अपनी सिद्धियों से वह समझ गया कि आकर्षक का साथ क्या हुआ है। वह बोले, बच्चा, तुम अभी जिस मार्ग पर जा रहे हो वह गलत है। मेरी बात मानो, तुम वापस चले जाओ। आकर्षक बोला, बाबा, मैं अब इस दुनिया से ऊब चुका हूँ, मुझे भी सन्यासी जीवन व्यतीत करना है। साधु ने कहा, बच्चा, एक बार समझ ले, एक बार तुम सन्यासी बने तो तुम सिर्फ महाकाल के हो जाओगे। उसके बाद यदि तुम घर जाने की सोचोगे तो भी नहीं लौट सकते। आकर्षक ने कहा, मैं तैयार हूँ बाबा। फिर 5 साल तक उसी नागा साधु से आकर्षक ने दीक्षा ली। लेकिन 5 साल बाद उसने कहा, बाबा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। इस पर नागा साधु ने क्रोधित होते हुए कहा, वत्स, मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि तुम इस मार्ग पर मत चलो, पर तुमने मेरी नहीं सुनी। अब सिर्फ तुम महाकाल के हो, जहाँ भी तुम कदम रखोगे वहाँ सिर्फ अहित ही होगा। तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन मेरी इस बात का ख्याल जरूर रखना। इसी वजह से आज तक पहाड़ी वाले बाबा गांव में या उसी करमनी कॉटेज में नहीं गए। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। शहरी बाबू, आपको इससे अधिक जानकारी नागा साधु से मिलेगी। इतने में राजशेखर अंकल बोल पड़े, राहुल बाबा, मैंने भी सुना है नागा साधु के बारे में। कब्रिस्तान ही उनका घर होता है। शायद कर्मणी के विषय में वे ही आपको कई मदद कर सके। राहुल ने कहा, तो फिर ठीक है, बात रोहिणी की है और इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं है, इसलिए मैं कल नागा साधुओं की तलाश शुरू कर देता हूँ। तो दोस्तों, मेरी ये आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और आगे अब क्या होगा इस कहानी में, ये जानने के लिए कहानी सुनते रहें। धन्यवाद।